अच्छा जी, तो वीक 8 का प्लान ये था कि हम इसमें एक केस स्टडी देखेंगे और उस केस स्टडी का हम एनालिसिस और डिज़ाइन देखेंगे। तो कल की क्लास में हमने केस स्टडी को डिस्कस किया था, एक रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमने देखा था, हर स्टेटमेंट को बारी बारी देखा था और समझने की कोशिश की थी, और इन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे फिर हमने एक यूज़ केस बनाया था। ठीक है, तो छोटा सा यूज़ केस था क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स थोड़ी स्पेसिफिक है, तो जो नहीं थे उनके लिए दोबारा बता देता हूँ कि इस रिक्वायरमेंट्स में जो केस स्टडी है वो बेसिकली एटीएम सिस्टम की है। और एटीएम सिस्टम में आपके पास मेन जो काम है जिस पे फोकस है, जो हमारे यूज़ केस में भी बने थे, वो ये एक्टिविटीज़ हैं लाइक विड्रॉ, बैलेंस, डिपॉजिट एंड क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड व्यू अकाउंट बैलेंस, ये 3 एक्शंस थे। ठीक है, और उसके बाद कुछ ये यूज़र लेवल का ये इंटरेक्शन था सिस्टम के साथ। यूज़र का जब यूज़ केस बनाया तो ये 3 उसके यूज़ केसेस थे। सॉरी, जब सिस्टम का बनाया था तो उसका यूज़ केस में ये ऑथेंटिकेशन जो था, ये इसकी हमने बात की थी। तो कल की वीडियो है, आप लोग उसको देख लेंगे, मैं अपलोड कर दूँगा, तो उसमें आपको ये कल वाली सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो हमने यूज़ केस बनाया और उसके एनालिसिस में हमने एक एक्टिविटी डायग्राम देखी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई एक्टिविटी डायग्राम्स बाकी आप लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो नया काम कुछ नहीं है, जस्ट ये वीक आप यूँ समझे आपकी प्रैक्टिस के लिए था। एक और केस स्टडी ली और स्टार्ट से उसका यूज़ केस एनालिसिस, और फिर फाइनल आज जो हम एंड जहाँ पे करेंगे वो एक क्लास डायग्राम होगी, एक डिज़ाइन होगा आपके पास। ठीक है, तो ये यूज़ केस इस तरह तो नहीं था, इससे थोड़ा सा डिटेल में था जो हमने यूज़ केस बनाया था। ठीक है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट था। अच्छा, डिज़ाइनिंग पे आते हैं आज की क्लास में। जब हमने डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन के लिए वही जो जिस लेक्चर की आप बात कर रहे थे, अपलोड नहीं किया ना, उस वाला प्रोसेस यहाँ पे भी दोबारा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर उस केस स्टडी पे नहीं भी समझ आया तो इस केस स्टडी पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, हमें करना है डिज़ाइन, हमने एनालिसिस कर लिया है, हमने यूज़ केस बना लिया, और हमने एक्टिविटी डायग्राम उस जितना डिटेल से नहीं किया, लेकिन एक फ़्लो में हम चल रहे हैं। अब डिज़ाइन में देखें 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक आपके पास स्ट्रक्चर है, एक आपके पास बिहेवियर है। ठीक है, मतलब डिज़ाइन में हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, जो आपके पास हमारे पास जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ये स्ट्रक्चर जो है वो भी हम बनाएंगे, और बिहेवियर जो है वो हम कहाँ से उठाएंगे, एनालिसिस मॉडल से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा वेरी थिन करता हूँ। अच्छा, डिज़ाइन में 2 चीज़ें हैं जब आप डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग क्लास डायग्राम, और आप लो लेवल डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, आप क्लासेस बता रहे हो, क्लासेस के अंदर फंक्शंस, क्लासेस का आप इसमें जो कोऑर्डिनेशन है थ्रू कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें बता रहे हो, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। बिहेवियर हमें क्या चाहिए, बिहेवियर ये है उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का दूसरे फंक्शंस के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें बिहेवियर में आएंगी। तो डिज़ाइन में हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। रिमशा, आपने एक बार क्वेश्चन भी किया था, याद है, इसी तरह से। ठीक है, तो मैंने उस वक्त आंसर कर भी दिया था, लेकिन बताया था कि आगे चल के ये चीज़ हो जाएगी। तो अब हमें ये दोनों चीज़ें इस डिज़ाइन में लानी है। तो अगर आप देखें तो हम अभी तक एनालिसिस मॉडलिंग में जितना भी काम कर रहे थे, यूज़ केस स्टैटिक बिहेवियर था, एक्टिविटी डायग्राम, स्विम लेन डायग्राम डायनामिक बिहेवियर था। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, और इसके लिए हमने सिर्फ एक एक्टिविटी डायग्राम कल देखी थी, विड्रॉ की, तो बाकी भी उसी तरह आएंगे। ठीक है, इसके 3 से 4 यूज़ केसेस हैं, विड्रॉ, व्यू बैलेंस और डिपॉजिट। ठीक है, तो एक मैंने बना दी थी, 2 आपको मैंने कहा था कि आप उसको देख लें, उसी तरह ही है, और एक ऑथेंटिकेशन का था। तो वो बिहेवियर हम अभी यहाँ पे लेके आएंगे हमारे स्ट्रक्चर में। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने वैसे ही ऐड किया कि ये सारी डायग्राम्स हैं, इनके थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक हम देखें तो हमने एक्टिविटी, यूज़ केस, तो बहुत ही थिन हो गया है, 1 मिनट यार, लेट मी, मैं थिन पे रखता था ना। अच्छा, हमने यूज़ केस, एक्टिविटी, यूज़ केस देख लिया,
और स्टेट मशीन डायग्राम देख ली। इंटरेक्शन के अंदर हमने सीक्वेंस डायग्राम देखी, ये कम्युनिकेशन डायग्राम हम आज देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर डायग्राम में हमने ये क्लास डायग्राम देखी। तो आगे चल के कंपोनेंट डायग्राम के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम, इनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक जितनी डायग्राम से हमारा काम चल रहा था तो हमने उसको देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि डिज़ाइन या एनालिसिस हम इन्हीं डायग्राम्स की मदद से करते हैं। यहाँ से आते हैं जी, ये वही काम है जो हमने पहले वीक 7B में भी हमने ये किया था। तो डिज़ाइन के वक्त हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि हम किसी तरीके से हमारी जो क्लासेस हैं उसको आइडेंटिफाई करें। पहला टास्क हमारा ये होता है, ठीक है। तो आप अपने एनालिसिस को देखें या आप ऐसा करें कि रिक्वायरमेंट्स को देखें और उसमें से जो आपको नाउन नज़र आते हैं, जो वहाँ पे भी हमने जो बात की थी कि हम नाउन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी बेस पे हम उन्हें कैंडिडेट क्लासेस कहेंगे, ठीक है। तो अगर जो रिक्वायरमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स हमें लिखी हुई मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये सारी हमारे पास नाउन्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई दीज आर दी कैंडिडेट क्लासेस, ठीक है। कैंडिडेट क्लासेस मींस कि दे आर अबाउट टू क्वालिफाई, ठीक है। मतलब ये अभी क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट है ना, इनमें से कोई एक कैंडिडेट को हम लेट से सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी क्लासेस तो आप इसमें देखेंगे, आप देखेंगे कि भाई कौन सी क्लास हो सकती है जिसका ऑब्जेक्ट हम बनाएं, ठीक है, जिसका कोई सेंस बने। जैसे अब आप यहाँ पे देखें $20 बिल कैश, तो इसकी क्लास होगी कि नहीं होगी? होगी? नहीं होगी, इसका कुछ ख़ास सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास अकाउंट नंबर, मैं वो बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादा हुआ है। अकाउंट नंबर क्लास नहीं होगा, ये क्या होगा? ये एट्रीब्यूट होगा किसी क्लास का जिसमें हमें यूज़र के अकाउंट नंबर से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ठीक है। तो ये भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, बैलेंस की, ठीक है, वो आपकी बात भी ठीक है कि हम किस तरह उसको देखते हैं, लेकिन जनरल बैलेंस को देखो तो बैलेंस मींस के उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो ये भी किसी क्लास का एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अकाउंट क्लास है यहाँ पे कहीं पे ये, ठीक है। तो अकाउंट क्लास का ये एट्रीब्यूट हो सकता है। अगर अकाउंट क्लास लेट से ना होती तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये बैलेंस का शायद फिर तब कुछ सेंस बन जाए, लेकिन अभी तक ये चीज़, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये कुछ क्लासेस, ठीक है, ये कुछ क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं और देखें अभी इसी की बेस पे हम डिज़ाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 क्लासेस हैं, ठीक है। ATM की क्लास, स्क्रीन की क्लास, कीपैड, कैश डिस्पेंसर, डिपॉजिट स्लॉट। अच्छा, देखें कल की जो क्लास जो हमने कल बात की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिक्वायरमेंट्स लिखी है उसमें ATM के कुछ कंपोनेंट्स हैं, देख रहे हैं, स्क्रीन, कीपैड, कैश डिस्पेंसर और डिपॉजिट स्लॉट, ये 1 2 3 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम इस हर एक कंपोनेंट को या इसको एज अ क्लास ले रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कि ये ATM मशीन जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ दीज 4 क्लासेस, ठीक है। जब भी ATM का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो इन 4 क्लासेस से कंपोज होके बनेगा, सही है। जब भी हाँ वो लगाएंगे, अभी आ रहा है, वो लगाएंगे कंपोजिशन का। ATM को बीच में लिखेंगे इस तरह से, देखें इस तरह से, ठीक है। हमने जो पहला काम था ना, नाउन्स को आइडेंटिफाई किया, दूसरा काम फिल्ट्रेशन की, तीसरा काम हम क्या करते थे, हम क्लासेस को मॉडल करते थे। मॉडल मींस कि हम उसके क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। तो हमने ये देखा कि ये जो ATM, स्क्रीन, कीपैड, कैश डिस्पेंसर, ये हमने अभी नहीं डिसाइड किया, हमने रिक्वायरमेंट्स में देखा था, हमें समझ आ गई थी, ठीक है, कि ये सारी क्लासेस जो ATM की जो क्लास है ये इन सारी क्लासेस से कंपोज होके क्या होगी, बनेगी।
तो जब आप कोड भी करोगे तो कोड भी आप इसी तरीके से करोगे कि जो एटीएम की क्लास है, डेट इज कंपोज्ड ऑफ स्क्रीन, कैश डिस्पेंसर, कीपैड, डिपॉजिट स्लॉट। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी एटीएम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और कोई एक्शन होगा, तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एटीएम को कहीं पे स्क्रीन की हेल्प चाहिए होगी, कहीं पे डिपॉजिट स्लॉट की हेल्प चाहिए होगी, कहीं पे कीपैड की हेल्प चाहिए होगी, कहीं पे कैश डिस्पेंसर की हेल्प चाहिए होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। मैंने कंपोजिशन की एग्जांपल जब दी थी ना, तो उसमें यही बात की थी कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो जिनका इंडिविजुअली इतना सेंस नहीं बनता, लेकिन जब वो और क्लासेस से कंबाइन होती हैं तब वो बनती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो, कि एक क्लास है स्टूडेंट की और दूसरी क्लास और क्लासेस हमने बात की थी। हमने कहा था ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, अगर हम इसकी एक क्लास बनाते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट की इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है। ये डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्ट में जो डेटा होगा वो किसी स्टूडेंट का होगा। तो अब स्टूडेंट और ट्रांसक्रिप्ट को एक क्लास में तो हम रख नहीं सकते। स्टूडेंट की अलग क्लास है, वो हम जो मॉड्यूलरिटी की बात करते हैं कि आपके पास हर उसकी अलग अलग क्लास हो। जैसे स्टूडेंट फैकल्टी को हम एक क्लास में नहीं रख सकते, ठीक है। स्टूडेंट की अलग क्लास है, फैकल्टी की अलग क्लास है। लेकिन जब हमें ये देखना हो कि ये कोई एक स्पेसिफिक कोर्स है, नेट से कौन इसको पढ़ा रहा है, कौन इसमें इनरोल है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगेन हमें इस क्लास के साथ दो क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा। कोर्सेज की क्लास को स्टूडेंट और टीचर के साथ कंपोज करना पड़ेगा। मतलब ये है कि इस कोर्स को ये टीचर को असाइन हुआ है और ये स्टूडेंट्स उसमें इनरोल्ड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एक्शंस हैं जिसमें हमें ये कोलैबोरेशन चाहिए होती है, ठीक है। ये कंपोजिशन लेट से आप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप एक क्लास में भी, लेट से आपकी लॉजिक एक क्लास में भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर आप वो जो डिज़ाइन का प्रिंसिपल है मॉड्यूलरिटी, आप उससे फिर डेविएट कर रहे हो। बात समझ आ गई? अच्छा, तो क्या किया हमने सबसे पहले काम में क्लासेस आइडेंटिफाई की, नाउन्स आइडेंटिफाई की, सॉरी। उसके बाद हमने कुछ फाइनल सेट ऑफ क्लासेस को सेलेक्ट किया और उसके बीच अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके दरमियान कुछ रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो अभी हमने सिर्फ कुछ क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। ये बाकी क्लासेस रहती हैं, ये अकाउंट क्या करेगी, बैंक डेटाबेस, बैलेंस इंक्वायरी, विथड्रॉ, डिपॉजिट, ये सारी क्लासेस अभी हम देखते हैं कि ये क्लासेस क्या करेंगे, इनके अंदर फंक्शंस क्या होंगे और फाइनल डिज़ाइन मॉडल हमारा कैसा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मज़ीद क्लासेस को ऐड कर रहे हैं और इन क्लासेस का रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे हैं बाकी की भी क्लासेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बाकी तो वही कंपोजिशन वाला वही रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम बाकी क्लासेस को भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एटीएम है और एटीएम जो है उसके साथ एटीएम का जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है, बैंक डेटाबेस। देखिए नॉर्मली रेल अगर सिदारे में आप देखें तो डेटाबेस आपके पास, इसको हम एज अ क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चूँकि हम अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और सिर्फ क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस को भी हम एक क्लास एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये कहा कि जो एटीएम है उसका एक आप कह लो कि एटीएम का जो 1-to-1 एक रिलेशनशिप है किसके साथ, बैंक डेटाबेस की क्लास के साथ, ठीक है। अब हम कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, क्या कहते हैं उसको, कि इनहेरिटेंस या किसी और की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बैंक डेटाबेस की बात जब भी हम इस क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे देखिए कंपोजिशन कहा कि जो यूज़र के अकाउंट्स हैं, यूज़र के जो अकाउंट्स हैं, दैट इज़, या बैंक डेटाबेस इज़ कंपोज्ड ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो बैंक डेटाबेस है इसमें बहुत से यूज़र्स के क्या होंगे, अकाउंट्स होंगे। और यहाँ पे रिलेशनशिप को अगर आप देखें तो ये रिलेशनशिप क्या आपको बता रहा है, 1-to-many था, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है, 1-to-many, ठीक है। हम एक्चुअली चूँकि केस स्टडी ऐसी है
कि उसमें हमें डेटाबेस और इस तरह की टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो हर इसको हमने एज अ क्लास कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, एज अ क्लास कंसिडर कर रहे हैं। नॉर्मली जब ये सिस्टम होगा तो थोड़ा सा इससे चेंज होगा, कि बाकी चीज़ें शायद इसी तरह हो, लेकिन ये डेटाबेस और ये वाली चीज़ें हम इसको अलग से उस तरह देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, विड्रा की क्लास थी, तो अब आप ये देखें कि विड्रा की क्लास को किस किस क्लास के साथ एसोसिएट किया है। ज़रा इसको देखें। देखिए, विड्रा की क्लास को स्क्रीन की क्लास के साथ एसोसिएट किया है, विड्रा की क्लास को कैश डिस्पेंसर की क्लास के साथ एसोसिएट किया है, विड्रा की क्लास को इसी तरह कीपैड के साथ भी एसोसिएट किया गया है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट स्लॉट के साथ उसको एसोसिएट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डिपॉजिट स्लॉट का विड्रॉ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, जब यूज़र कुछ विड्रॉ करता है तो विड्रॉ करने के लिए मतलब एटीएम जब हम विड्रॉ कर रहे हैं, यूज़र विड्रॉ कर रहा है, तो उसको कैश डिस्पेंसर के साथ ये कम्युनिकेट करना है कि मैं जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ वो कैश डिस्पेंसर में अवेलेबल है भी कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसको उसके साथ लिंक किया गया। अच्छा, विड्रा क्लास की फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे और वहाँ से वहाँ से जो हमें स्क्रीन पे देखेगा कि इंटर यूर अमाउंट टू डिपॉजिट, इंटर यूर अमाउंट टू विड्रा, तो इस केस में इनपुट कहाँ से लिया जाएगा? कीपैड की क्लास से। तो इसको कीपैड की क्लास के साथ लिंक किया गया। ठीक है। इसी तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी? स्क्रीन पर। तो ये जितना भी अभी मैं कर रहा हूँ ना, इसका एज इट इज़ कोड भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। ये जितना काम यहाँ पे जैसा दिख रहा है ना, इसी तरीके से जावा का कोड भी अवेलेबल है, लेकिन वो अभी आपको नहीं बता सकता, वो समझ नहीं आएगी। तो पहले हम नेक्स्ट क्लास से 1-2 वीक्स में हम जावा के कंसेप्ट्स को देखेंगे, जावा को लेके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, फिर मैं आपको इस कोड पे ये केस स्टडी में आपको दोबारा दिखाऊंगा और कहूँगा ये डिज़ाइन था, ये उसका कोड है। ठीक है। अच्छा, कैश डिस्पेंसर के साथ भी हो गया, उसका रिलेशन स्क्रीन के साथ भी हो गया, और इसी तरह इसको हमने अलग एक क्लास बनाया हुआ है। क्यों बनाया है? हाँ, स्क्रीन पे शो हो रहा है। स्क्रीन पे लेट से आप ऐसा करो कि हमने एक कुछ भी आउटपुट करना है ना, तो स्क्रीन के अंदर एक फंक्शन है, उसको कॉल किया जाएगा। हाँ, देखते हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लें। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये समझ आ जाएगी कि विड्रा की क्लास या विड्रा को हम अलग से वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसका आंसर देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाए। देखिए, यहाँ पे आपको इसका आखिर में आंसर मिल जाएगा। इनहेरिटेंस हमने यूज़ की होगी यहाँ पे, देखिए। ठीक है, स्लोली डिज़ाइन को थोड़ा बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन है बेसिक, उसके आगे आप ट्रांजैक्शन के 3 टाइप्स हैं, विड्रॉ भी, डिपॉजिट भी, ये बैलेंस इंक्वायरी भी। तीनों को क्या किया? इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ की। ठीक है, क्योंकि तीनों ट्रांजैक्शंस हैं, तीनों ट्रांजैक्शंस की थोड़ी नेचर क्या है? डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ की। कहाँ पर? हाँ, वो भी बताता हूँ। नहीं, ये जो एटीएम की क्लास है ना, इसको आप ऐसे समझें कि ये आपके पास मेन क्लास है, और जो यूज़र का फर्स्ट इंटरेक्शन होना है इस एटीएम सिस्टम के साथ, वो ये क्लास है एटीएम। अब एटीएम की क्लास ऐसे समझे कि एक यूज़र इंटरफेस है, जिसमें मुझे जब मैं फर्स्ट मेरा इंटरेक्शन होगा, मुझे स्क्रीन पे लिखा होगा वेलकम। एटीएम की क्लास मुझे कहेगी कि इंटर योर पिन कोड, इंटर योर अकाउंट नंबर। सही, जब मैं पिन कोड अकाउंट नंबर दूंगा तो वो एटीएम की क्लास यहाँ पे देखें बैंक डेटाबेस के साथ क्या है? कनेक्ट है। वो यहाँ से लेट से हमारे अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेट से फैच करके लाएगी, और जब हम अथेंटिकेट हो जाएंगे उसके बाद हमें ये एटीएम की क्लास एक नए इंटरफेस पे लेके जाएगी। मतलब उसी क्लास में नया इंटरफेस होगा जिसमें लिखा होगा कि चूज़ यूर डिज़ायर्ड ऑपरेशन, क्या आप विड्रॉ करना चाहते हैं, क्या है डिपॉजिट करना चाहते हैं, या बैलेंस इंक्वायरी चेक करना चाहते हैं। उसके बाद मैं इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करूँगा ना, तो अब जब मैं कहता हूँ विड्रॉ कि मुझे विड्रॉ करना है, तो ये जो कंट्रोल है ये अब एटीएम से
विड्रॉ की तरफ जा रहा है। अभी बाकी का जो कोड है ना, जो बाकी की सारी टेंशन है, विड्रॉ की क्लास देखेगी। विड्रॉ की क्लास में अपने फंक्शंस होंगे और उसमें अपना काम होगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो स्लोली ये प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी, ठीक है, कि ये क्लासेस अगर मैं विड्रा को क्लास ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, कुछ सोच के ले रहा हूँ ना, इसके अंदर क्या होगा ये आप लोग सोचोगे। कहाँ से सोचोगे? आपने जितना बिहेवियर जो एनालिसिस किया उसको देख के आप यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। कि ये जो क्लासेस का मैं रिलेशनशिप बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम को देखें, आगे के पीछे आगे मेरे ख्याल से अभी आगे उस पर आ भी रहे हैं, देखें। तो इस एक्टिविटी डायग्राम में आपको पूरी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई काम कैसे हो रहा है। तो इस हिसाब से फिर हमें ये काम करना है, ठीक है। तो आगे चलते थोड़ा और फिर देखते हैं। अच्छा, अभी तक डिज़ाइन आपको यहाँ पे इतना बताया, स्लोली हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, एकदम से मैंने पूरा डिज़ाइन नहीं बताया, यहाँ तक हमने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। अच्छा, हम अब क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। और अब हम ये करते हैं कि हमारे पास ये क्लासेस हैं, लेकिन इसमें कोई फंक्शंस नहीं है, स्टैटिक स्ट्रक्चर्स है। बिहेवियर एस्पेक्ट से रिलेटेड इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बिहेवियर लाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने क्लास के फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, और हमें क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप अभी तक जितना हमने वो देखा। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने का कोई स्ट्रेट अवे कोई ऐसा डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है कि जिसे मैं देखूं और मैं कहूं कि हाँ भाई ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वही केस स्टडी को देख के वो करना होगा कि काम कैसे हो रहा है, जो आपकी एक्टिविटीज़ उसको देखो, और उसकी बेस पे फिर आप क्या करोगे, उसकी बेस पे आप फिर बताओगे कि अगर मैं इस क्लास में ये फंक्शंस बना रहा हूँ, तो इस क्लास में कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे जो टेम्परेरी तौर पे कुछ वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे। बात समझ आ रही है? लेट से यूज़र की क्लास है, ठीक है। यूज़र की क्लास के अंदर हम ये कहते हैं, या अकाउंट की क्लास है, तो अकाउंट की क्लास अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्या डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। वो वेरिएबल्स क्या होल्ड करेंगे, यूज़र का लेट से नेम, उसके अकाउंट नंबर, उसका पिन कोड एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें होंगी ना। समझ आ रही बात? अच्छा, अगर विड्रा कर रहे हैं तो विड्रा की क्लास के वक्त जब हम यूज़र से कहते हैं कि इंटर योर अमाउंट टू विड्रॉ, तो वो जो अमाउंट हमें दे रहा है उसको हम कहाँ पे होल्ड करेंगे, किसी वेरिएबल में होल्ड करेंगे ना। तो उसके लिए ये अमाउंट, यूज़र को कहते हैं इंटर योर पिन। वो जब पिन इंटर कर रहा है और उस पिन को हम उठाते हैं और बैक एंड पे जाके वेरीफाई कराते हैं, तो पिन को हम कहाँ पे होल्ड करेंगे, किसी वेरिएबल में करेंगे ना। यही वेरिएबल्स है ना, डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या, अच्छा, इस तरीके से आपने क्या करना है, डेटा मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह आपके पास बैलेंस है, यूज़र ऑथेंटिकेशन है। अभी यूज़र ऑथेंटिकेशन क्या है, आपके पास एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू जब यूज़र फर्स्ट टाइम आ रहा है और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हम कहेंगे कि यूज़र अभी ऑथेंटिक नहीं है, बूलियन वैल्यू होगी 0 1 यस नो, सही है। जब यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझ आएगी। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा क्या करना है, आप एक्टिविटी डायग्राम्स को देखो, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो काम कैसे हो रहा है, और उसके हिसाब से आप एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि अगर मेरे विड्रॉ में ये एक्शन हो रहा है तो इस एक्शन को करने के लिए मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए जो इन वैल्यूज़ को टेम्परेरी तौर पे होल्ड कर सके। तो कॉमन सेंस है, इतनी प्रोग्रामिंग तो आती है ना कि मैं अगर यूज़र से कह रहा हूँ कि अमाउंट इंटर करो जो डिपॉजिट करनी है, तो अमाउंट को एक वेरिएबल में होल्ड करूँगा ना, सही है। अच्छा जी, तो बड़ा सीक्वेंस से चलते हैं। क्लासेस आइडेंटिफाई होगी, क्लासेस के बाद आप उसके एट्रीब्यूट्स को देखो। एट्रीब्यूट्स को देखने के बाद आप, जैसे यहाँ पे आपको कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सब के नज़र नहीं आ रहे, कुछ के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर आप क्या करो, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टेट्स और एक्टिविटीज़ को देखो, ठीक है। तो शायद स्टेट्स आपने एनालिसिस में मॉडल ना की हो, लेकिन एक्टिविटीज़ तो मॉडल की होंगी ना, ठीक है। तो वो आपके पास जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको आपके एनालिसिस मॉडल में मिल जाएगी। अभी देखिए सॉरी, कल की क्लास में मैंने आपको क्या कहा था, कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, एक विड्रॉ की, एक डिपॉजिट की,
एक व्यू बैलेंस की, एक ऑथेंटिकेशन की। ये 4 एक्टिविटीज़ बोली थी ना कि अगर सेपरेटली बनाई ये 4 एक्टिविटीज़ होंगी, ऐसा ही था ना, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो विड्रॉ, डिपॉजिट और बैलेंस इंक्वायरी, इन तीनों से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो हमें वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ये फंक्शंस हमें वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, फिर हमने उस वक्त एनालिसिस के वक्त कुछ चीज़ें हमने एब्स्ट्रैक्ट रखी थी। जैसे हम कह रहे थे कि भाई एक एक्टर जो होगा वो सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि इसकी भी हम डिटेल में नहीं जाते, इसके अंदर डिफरेंट काम हो रहे हैं। तो अब देखें आपके पास हम बेसिकली यूज़र के इंटरेक्शन को वहाँ टारगेट कर रहे थे, वो एक्टिविटीज़ मॉडल की है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आपको लेट्स से हर चीज़ आपके पास एनालिसिस से मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 60-70-80% चीज़ें जो है आपको आपके एनालिसिस मॉडल से क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो आपको लॉजिक के तौर पे लेट्स से अब डिज़ाइन में आपको ऐड करनी है, ठीक है। जैसे अब बैलेंस इंक्वायरी ठीक है, विड्रॉ क्लास ठीक है, डिपॉजिट क्लास ठीक है, लेकिन वो जो ATM क्लास थी, ठीक है, ये हमने वहाँ पे बात नहीं की। हमने अब कहा कि भाई यूज़र का जो ये एक्शन तो यूज़र करेगा, लेकिन इन एक्शन से पहले भी एक इंटरेक्शन होगा, उसके लिए भी तो कोई क्लास होनी चाहिए। अच्छा, जिस सिस्टम की हमने बात की थी कि ये सिस्टम है और बैकएंड पे डेटाबेस होगा और ये होगा, तो उसके लिए भी अब इस केस में हम उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, सारी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, डेटाबेस को भी क्लास कह रहे हैं। अच्छा, फिर हमने एक और बात की थी, अगर आप उसको देखें, कि हमने ये कहा था कि यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी कहाँ पे गई यार, आगे है, हाँ, इस एक्टिविटी में मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे आप देखें कि आपके पास इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप देखो कितने एक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ से शुरू करें तो पहले वो अमाउंट दे रहा है, अमाउंट देने के बाद उसके अमाउंट को बैंक के डेटाबेस से चेक किया जाता है कि भाई इतनी अमाउंट उसके अकाउंट में है भी, अगर है तो अमाउंट को क्या करेगा, अच्छा, अगर अमाउंट उसके अकाउंट में इतनी है तो फिर उसके बाद एक और एक्टिविटी है, एक और एक्शन है, क्या है कि जो अमाउंट वो विड्रॉ करना चाह रहा है वो उस कैश डिस्पेंसर में है कि नहीं। अगर वो भी ओके है तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये कैश जो है वो डिस्पेंस होगा और ये सारी चीज़ें। तो अब आप देखें इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। इसमें हमें यहाँ तक ये पता चल रहा है, इधर इस एक्टिविटी को अगर देखें, अगर आपने एक्टिविटी सही तरीके से मॉडल की हो तो आपको ये पता चल रहा है कि विड्रॉ क्लास का इंटरेक्शन है डेटाबेस क्लास के साथ, विड्रॉ क्लास का इंटरेक्शन है किसके साथ, डिस्पेंसर की क्लास के साथ। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब आपने जब देखा कि भाई ये इंटरेक्शन है, और आपने जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, यहाँ पे जो क्लासेस आइडेंटिफाई की, ठीक है, तो उस बेस पे आप क्या करोगे, यहाँ एक्टिविटी से आप उन फंक्शंस को उठाओगे और उन फंक्शंस को आप यहाँ पे इन क्लासेस में जो आपने आइडेंटिफाई किए क्या करोगे, मैप करने की कोशिश करोगे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ATM की क्लास से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आपको पहला फंक्शन क्या, अच्छा ये तो डेटा मेंबर है, फंक्शंस कहाँ पे हैं, यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉल और डिपॉजिट में तीनों में आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, किस चीज़ का, एग्जीक्यूट का। अब इस पर बात करते हैं, एग्जीक्यूट का फंक्शन, ठीक है। और अकाउंट नंबर, अमाउंट और अकाउंट नंबर एंड अमाउंट, ये कुछ एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से ये उठाएं, ये एट्रीब्यूट्स कहाँ से उठाएं, एक्टिविटी डायग्राम को देखा, उसको समझा काम कैसे हो रहा है, उसकी बेस पे अंदाज़ा लगाया कि भाई ये एट्रीब्यूट्स इन क्लासेस में होने चाहिए। और फिर फंक्शन को भी हमने जेनेरिक रखा, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रखा, क्या कि जब विड्रॉ करना है तो विड्रॉ लेट से करना है तो उसका एक फंक्शन होगा एग्जीक्यूट करने के बाद ये काम हो जाएगा। यहाँ पे ये काम, यहाँ पे ये 3 क्यों रखे हैं, यहाँ पे ये 3 इसलिए रखे हैं, एग्जीक्यूट कि इन तीनों क्लासेस में आपको कुछ कॉमन चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि हम इन तीनों को हम ऐसा करें कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन की क्लास हो, ठीक है, बेस क्लास, और ये बाकी की क्लासेस इससे क्या हो जाए, इनहेरिट हो जाए, ठीक है। फ़ायदा इससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन की लेट से कोई नई टाइप आती है, लेट से बिटकॉइंस के थ्रू लेट से कुछ कर रहे हैं,
तो हम अगर हमारा डिज़ाइन इस तरह से फ्लेक्सिबल होगा तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन की एक नई क्लास को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट क्लास को देखें, वैलिडेट पिन, गेट अवेलेबल बैलेंस, गेट टोटल बैलेंस, और इसी तरीके से आपको डिस्पेंस की क्लास को देखें तो डिस्पेंस कैश का फंक्शन है, जब इसको कॉल किया जाएगा तो कैश को डिस्पेंस कर देगा। अच्छा, एक और फंक्शन है कि इस सफिशेंट कैश अवेलेबल, कि जब डिस्पेंसर की क्लास को कॉल किया जा रहा है तो क्यों कॉल किया जा रहा है, उसे इसलिए कॉल किया जा रहा है कि आप ये बताएं कि आपके डिस्पेंस में इतनी अमाउंट है जितने यूज़र विड्रॉ करना चाह रहा है। तो ये फंक्शन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एक्टिविटी डायग्राम से, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम में स्ट्रेट अवे नहीं लिखा होगा कि ये फंक्शन है, लेकिन वो जो एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे एज अ फंक्शन मैप कर सकते हो, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम दूसरा बैंक डेटाबेस का फंक्शन कॉल करेंगे, गेट अवेलेबल बैलेंस। नहीं, वो हम वहाँ से करेंगे आपके पास विड्रॉ की क्लास से। अभी विड्रॉ की क्लास को इनहेरिटेंस की वजह से एब्स्ट्रैक्ट रखा है, ठीक है। आप एक्टिविटी डायग्राम पे वापस आते हैं। यहाँ पे दो काम हो रहे थे ना, यहाँ पे हम अभी किस क्लास के अंदर है? लेट्स से विड्रॉ क्लास के अंदर। विड्रॉ क्लास का एक लिंक है डिस्पेंसर के साथ, और दूसरा लिंक उसका किसके साथ है? डेटाबेस के साथ, बैंक डेटाबेस के साथ। ये विड्रॉ की क्लास पहले एक फंक्शन कॉल करती है डेटाबेस को कि यूज़र के अकाउंट में इतना बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। जब वहाँ से रिप्लाई आता है तो उसके बाद यहाँ पे डिस्पेंसर को वो एक फंक्शन कॉल करती है, ठीक है। तो आपको विड्रॉ की क्लास में ये फंक्शन रखने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे विड्रॉ और तीनों की क्लास में एक फंक्शन रखा है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। डिटेल इसलिए नहीं रखी क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है? इनहेरिटेंस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगर आप फाइनल डिज़ाइन देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ की, ठीक है। अब ये जो कुछ चीज़ें इसमें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होंगी। यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस इंक्वायरी का जो एग्जीक्यूट फंक्शन है, इसकी अपनी लॉजिक होगी, ठीक है। विड्रॉ का जो एग्जीक्यूट फंक्शन है, इसकी अपनी लॉजिक होगी, ठीक है। इसके अंदर और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और फंक्शन लेट्स से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और इसी तरह डिपॉजिट का जो फंक्शन है एग्जीक्यूट का, इसके अंदर और एक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो अगेन अब क्वेश्चन ये है कि ये लॉजिक हमें कहाँ से मिलेंगी? तो एक्टिविटी डायग्राम में आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि कौन सी क्लास का फंक्शन किसको कॉल करें। यहाँ पे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे हम थोड़ा फंक्शंस उस नाम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? इस एग्जीक्यूट की जगह आपका अपना कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कंक्रीट क्लासेस उसका पता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कंक्रीट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, क्या चीज़ किसका? और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का? चलो ठीक है, इस अभी इस पर मैं बहस में नहीं जा रहा, यहाँ पे वो चीज़ उस पर बात करेंगे हम। जब जावा पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी रिपीट होंगी। अच्छा जी, कहाँ तक थे हम? यहाँ पर थे। हमने क्या किया? क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की, उसके अंदर फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, खुद से भी किया और एनालिसिस से हेल्प ली, उसने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कोलैबोरेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ तक हमें इसको ख़त्म करना है। यहाँ तक हमें शायद कुछ फंक्शंस नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन कोलैबोरेशन अभी भी नज़र नहीं आ रही। कोलैबोरेशन या तो एक्टिविटी डायग्राम देखते हैं, उससे कुछ आइडिया होता है, या तो आप फिर क्या करो, आप कम्युनिकेशन डायग्राम बनाओ, ठीक है। या इससे भी बेटर है कि आप सीक्वेंस डायग्राम बनाओ, ठीक है। अभी बताता हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोलैबोरेशन डायग्राम के अल्टरनेटिव में ये बताया है कि आपके पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उसको आप लिखो और हर क्लास के उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो फंक्शंस हैं उसको लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा, और वो फंक्शंस, ठीक है, वो किस क्लास के ऑब्जेक्ट को या दूसरी क्लास के किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे वो फंक्शंस के नाम लिख दो। तो यहाँ पे सारी हम क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेशन बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कि ये डिपॉजिट की जो क्लास है,
इसको क्या हुआ है, ये जो डिपॉजिट की क्लास है इसके अंदर ये फंक्शंस हैं और ये इन क्लासेस के फंक्शंस के साथ, ये इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ इसका लिंक है, ठीक है। बैंक डेटाबेस का लिंक सिर्फ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सबका अकाउंट के साथ, इन सब फंक्शंस का अकाउंट के साथ लिंक है। लेट से मुझे पिन वैलिडेट करना है, कहाँ से करूँगा, अकाउंट से, अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट से। लेट से अवेलेबल बैलेंस देखना है, अकाउंट के साथ मेरा इंटरेक्शन है। टोटल बैलेंस देखना है, अकाउंट के साथ इंटरेक्शन है। डेबिट क्रेडिट करना है, अकाउंट के साथ इंटरेक्शन है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीज़ें कोलैबोरेशन करोगे। और सीक्वेंस डायग्राम में क्या करोगे, सीक्वेंस डायग्राम में आप बताओ, हम सीक्वेंस डायग्राम में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। वो तो उधर लिखा है कि डिस्प्ले और ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। एक मेन सीक्वेंस डायग्राम में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस पे ज़रा गौर करो। स्टार्ट लेके एंड तक किसके लिए, सीक्वेंस किसके लिए, स्टार्ट लेके एंड तक किसके लिए। हाँ, तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ केस, ठीक है। मुझे एक यूज़ केस स्टार्ट में बनाया था ना, अब उसका यहाँ पे सीक्वेंस पूरा बता रहे हैं। और इसमें अब आप देखो, आपके पास इस सीक्वेंस में आपके पास बहुत सारी क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई यहाँ से काम स्टार्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और आखिर में ये काम ऐसे होगा, ठीक है। ये हमने डायग्राम पहले भी देखी हुई है, लेकिन तब ये वाली सारी चीज़ें हमने इस तरह से नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो काम करना का तरीका आपका है, ज़रूरी नहीं कि ये जितने स्टेप्स है एज इट इज़ फॉलो किया जाए और एज इट इज़ कम्युनिकेशन डायग्राम भी ये भी बनाई जाए। अब अपने हिसाब से कुछ डायग्राम्स बना के आपको लगता है कि इससे एनालिसिस मेरा होगा तो ठीक है, समझा की बात। तो अब यहाँ पे देखो, इस सीक्वेंस डायग्राम बनाने से फ़ायदा क्या होगा। इस सीक्वेंस डायग्राम बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जब आपने डिज़ाइन में या एनालिसिस में डिज़ाइन में ये डायग्राम्स बनाई होंगी, तो अब प्रोग्रामर को क्या फ़ायदा होगा, प्रोग्रामर को ये फ़ायदा होगा कि वो देखेगा कि मेरी ये क्लासेस हैं, ठीक है, या यहाँ पे आते हैं, आखिर पे आते हैं, यहाँ पर ये मेरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले वो इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, कंपोजिशन वगैरह ये यूज़ करके। फिर वो देखेगा कि डेटा मेंबर्स फंक्शंस क्या है, तो वो डिटेल्स उसको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से उसको डेटा मेंबर्स भी मिल गए, फंक्शंस भी मिल गए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा फंक्शन कब किसको कॉल कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को कब उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, या किसी एक यूज़ केस में ये फंक्शन कॉल का सीक्वेंस क्या है। तो इसके लिए वो जो प्रोग्रामर है वो क्या देखेगा, अगर उसको ये डायग्राम्स का पता हो तो वो सीक्वेंस डायग्राम देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले ये डिस्प्ले मैसेज कॉल होगा किसको, स्क्रीन को। उसके बाद एक गेट इनपुट का फंक्शन कॉल करेंगे किसको, कीपैड को। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये गेट अवेलेबल बैलेंस का फंक्शन जो है वो अकाउंट नंबर भेज रहा है और किसको कॉल कर रहा है, बैंक के डेटाबेस को। बैंक का डेटाबेस आगे किसी और क्लास को, लेट से अकाउंट की क्लास को देख रहा है, वहाँ से यूज़र की अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा है और यहाँ पे लेट से यहाँ पे रिस्पांस नहीं है, लेकिन रिस्पांस हम लेट से कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये जो विड्रॉ की क्लास है वो किस फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, कैश डिस्पेंसर को। उसके बाद कैश डिस्पेंसर को भी कॉल करने के बाद अगर पॉजिटिव रिस्पांस आया मींस कि कैश इज़ अवेलेबल, देन उसके बाद क्या करो, बैंक डेटाबेस को अगेन कॉल करो और इस अमाउंट को डेबिट करने का कह दो और बाकी सारा रेस्ट ऑफ द प्रोसेस यू नो, ठीक है। तो फाइनल डिज़ाइन आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। इस डायग्राम में आपके पास फंक्शंस और वो नहीं है, वो फंक्शंस और डेटा मेंबर्स आपको बता दिया है कि कैसे आपने करना है, ठीक है। तो आपकी जो असाइनमेंट नंबर 3 होगी वो यही असाइनमेंट होगी, डिज़ाइन आपने करना होगा, ठीक है। उस जितनी क्लासेस हैं वो डिटेल से, इसमें काफ़ी काम है। ये तो बहुत छोटा डिज़ाइन है। देखो ये 2-3 यूज़ केसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए 8-10 क्लासेस है, तो आपकी केस में बहुत से यूज़ केसेस शायद हो, ठीक है, और बड़ा सा एक डिज़ाइन आपके पास बनेगा। बताओ आपके एंड में किस तरह करते हो, ठीक है। एक डायग्राम बहुत बड़ी बन रही है लेट से, ठीक है, तो यहाँ पे उसको इस तरह एब्स्ट्रैक्ट रख दो और क्लासेस अलग अलग से बता दो। सीक्वेंस डायग्राम से पता चल जाएगा कि क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर बहुत सी क्लासेस है ना आपके केस में, ठीक है, तो आगे अब इंशाल्लाह देखो नेक्स्ट वीक से हम जावा स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल क्लासेस पे हम काम कर रहे होंगे, तो आपको साथ साथ थोड़ा मज़ीद आइडिया होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक डिज़ाइन होगा
और इसके बाद एक और लेवल पे हम जब जाएं तो उस पर आप सारे फंक्शंस और वो डिटेल्स बता दो, सीक्वेंस डायग्राम आपकी बनी होगी, हमें इंटरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको असाइनमेंट 1-2 में एक रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स दिया है, टेबल दिया है चीज़ों को लिंक करने के लिए, थर्ड असाइनमेंट में अगेन एक टेबल होगा। अब वो सारे चीज़ों को आप फिर डिज़ाइन के साथ क्या कर रहे हो कि लिंक कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपसे मिस नहीं होंगी। तो फाइनल आपका इस तरह से एक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। जब इस तरह से डिज़ाइन आपका रेडी हो जाए तो आपके प्रोग्रामर के लिए काम कितना आसान, मतलब सारा काम तो डिज़ाइनर ने किया है, प्रोग्रामर ने तो जैसा आके वो किया है, क्या कहते हैं, अपनी वो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाया है, ऐसा ही है ना सारा काम। डिज़ाइन की बेस पे तो आपकी पूरी ये लेट्स से आर्किटेक्चर की बेस पे पूरा ये वो खड़ा है। कोडर को और भी बहुत सी चीज़ें होती है ना, डिज़ाइनर इतना भी डिटेल डिज़ाइन नहीं करता कि प्रोग्रामर की हम बिल्कुल ही वो ख़त्म कर दे, ये कहना भी गलत बात है। हाँ, उसको एरर्स आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो काम बहुत है, ठीक है। क्या कोडिंग वाला पार्ट मुश्किल होता है। किस तरह कोई डिजाइनर है कि नहीं इस प्रोजेक्ट? छोटा मोटा सिस्टम हो ना तो वो तो आप वैसे ही बनाओ, कोई इशू नहीं, इसी तरह बनता है, बस बनाते हैं। लेकिन जो सही प्रोफेशनल लोग हैं और जो सही बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है, तो वो इन्हीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप देखो, हाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब आगे कुछ है ही, आगे तो सिर्फ ये हैव अ गुड डे है, ठीक है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हो। तो गूगल पे अक्सर जॉब्स आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, और बहुत सी बड़ी बड़ी जगहों पे जॉब आती है विद द टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। तो उनको यही ऐसा ही बनना चाहिए जिसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो। सिस्टम डिज़ाइन भी ये चीज़ है, आप डिज़ाइन के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर पूरे सिस्टम को ले आओ, सिर्फ सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर भी बता दो, बाकी चीज़ें भी बता दो, पूरा सिस्टम हो, सिस्टम डिज़ाइन ये हो गया। एक आपके पास सिस्टम डिज़ाइनर का जो ताल्लुक है वो डिप्लॉयमेंट के साथ भी काफ़ी है, कि सर्वर साइड पे जो सिस्टम है उस पे ये चीज़ें कैसे डिप्लॉय होंगी, ये सिस्टम कैसे वहाँ पे डिप्लॉय होगा। लेकिन आजकल उसको भी देखो तो आजकल सब क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे सिस्टम डिज़ाइनर का रोल भी होता है। कम इस तरह से हो जाता है कि वहाँ पे आपके लिए काम करना आसान है, जैसे एक क्लिक पे आपको मशीन्स मिलती जाती है, ऑटो स्केलर लगा दो, खुद ही स्केल होती है, खुद ही स्केल डाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक है आज का लेक्चर, ठीक है।